को स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट आपको बताता हूं कि इस चैप्टर की कहानी किधर जाने वाली है। देखिए, जैसा इसका नाम है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो पहला वाला जो हमारा सेगमेंट होगा जहां पर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का स्टडी करेंगे, वो चीज ये प्रूफ करती है, क्योंकि इससे पहले वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं, तो रेडिएशन का इफेक्ट हम देख चुके हैं वेव के फॉर्म में। उस रेडिएशन का यानी लाइट का इफेक्ट हम देखेंगे पार्टिकल फॉर्म में। तो डुअल नेचर हो गया, लाइट वेव फॉर्म में और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया पार्टिकल फॉर्म में। तो पहले पार्ट में ये प्रूफ करेंगे कि वेव के डुअल नेचर होते हैं, वेव आप पढ़ के आए हैं वेव ऑप्टिक्स में, और यहां पार्टिकल नेचर शो करेंगे। तो डुअल नेचर हो गया रेडिएशन का। फिर इसका दूसरा हिस्सा, 2 हिस्सों में चैप्टर बटा है, जहां पे डिब्रॉय वेव्स आएंगी। तो वो ये बताती हैं कि जो मैटर होता है ना, वो मैटर पार्टिकल है, वो पार्टिकल होने के साथ साथ वेव्स भी पैदा कर सकता है, वेव नेचर भी रखता है। तो मैटर वेव नेचर रखता है, इसके लिए डिब्रॉय की हाइपोथेसिस हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, और वहां ये साबित कर देंगे कि एक जो मैटर, ये जो पार्टिकल होता है, वो खुद तो पार्टिकल है, साथ साथ वेव बना सकता है। और पहले हिस्से में हमने साबित कर दिया कि जो वेव, जो लाइट थी, वो वेव नेचर रखती थी और साथ साथ पार्टिकल नेचर भी रखती है। तो यही चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है कि डुअल नेचर रेडिएशन का, जहां पर हम लाइट या ऑप्टिक्स की बात करते हैं, सरल भाषा के लिए लाइट लिख देता हूं, और मैटर की बात कि लाइट में हमारा वेव नेचर भी है, जो कि हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा बेटा, है ना, और साथ में इसके साथ साथ उसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो भी हम पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये बताना बहुत आवश्यक है, जिससे आप समझ पाए कि क्या पढ़ने वाले, और इंटरेस्ट जाग जाएगा आपके अंदर। तो साहब, वेव और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्या है? पार्टिकल नेचर। बिल्कुल बढ़िया से, पार्टिकल नेचर, यानी कि हमारा जो लाइट था वो वेव तो था, रेडिएशन है, लेकिन रेडिएशन के साथ वो मैटर भी है, मतलब पार्टिकल नेचर भी है। दोनों बातें हो गई। मैटर में तो वो पार्टिकल है ही, मास है, पार्टिकल है ही, साथ में डिब्रॉय वेव से हम देखेंगे, डिब्रॉय वेव्स हम स्टैब्लिश करेंगे, जिसे मैटर वेव्स के नाम से भी जानेंगे इसी चैप्टर में फटाफट। तो इससे स्टैब्लिश हो जाएगा कि मैटर के पास भी पार्टिकल नेचर भी होता है और ये वेव नेचर भी होता है, मैटर वेव्स जो लिखी। समझ गए आप? बस यही पूरा चैप्टर की कहानी है। इसी को स्टैब्लिश करने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं इस चैप्टर में। समझ गए आप? रेडिएशन के पास दोनों नेचर, मैटर के पास दोनों नेचर, बस यही करना है। अब देखिए कितने मजे से समझ में आएगा आपको, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऐसा मिल गया, आप समझ गए क्या हमको समझना है। फटाफट आओ मैदान में। तो साहब, वर्क फंक्शन शुरू हो जाते हैं। हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ पढ़ेंगे, यानी ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि जो वेव होती है, यानी लाइट जो होती है, उसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है। चलिए साहब, तो उसी की दिशा में वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन की ये डेफिनेशन है, जिसको W0 से शो करते हैं। एग्जामिनेशन में पूछी जाए तो छाप देना, दिमाग से नकल मारने की बात नहीं कर रहा हूं। The minimum amount of energy required by an electron to just escape from the metal surface is called work function of the metal। मतलब क्या हुआ कि सपोज करिए एक मेटल की प्लेट ले लें आप, ऐसे बना लेता हूं प्लेट, ठीक, मेटल है, ये क्या है? मेटल की प्लेट, और इसके ऊपर कोई रेडिएशन डालें, लाइट डालें, सपोज करिए लाइट डालें, तो यहां जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कम से कम, क्योंकि जो भाई नीचे रहेंगे तो कुछ ऊपर आने में भी समय लगेगा। मान लीजिए यहां इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को कितनी मिनिमम एनर्जी दी जाए कि फटाक से पुच करके ये बाहर आ जाएं। तो ये मिनिमम एनर्जी हम कितनी दे देवे जिससे ये इलेक्ट्रॉन मेटल को छोड़ के, सरफेस को छोड़ के बाहर कूद पड़े, उसी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। बहुत आसान होता है ये सब बेटा, मजा आ जाएगा आपको। आगे चलिए, तो अब समझ गए इसकी डेफिनेशन, आज छाप देना, समझ आप गए हैं। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुच द इलेक्ट्रॉन। आगे, द वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटल। अब ये वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा? मिनिमम एनर्जी ये डिपेंड करेगी किस तरह का आपने मेटल लिया है। भाई सब मेटल में नहीं होता है कि कोई भी मेटल ले लिया और शुरू कर दिया तो सब इलेक्ट्रॉन ही छोड़ने लगे, सब में नहीं, डिपेंड करेगा, किसी में जल्दी, किसी में देर, अभी आप देखेंगे। दूसरा, कंडीशन ऑफ द सरफेस। अब इसकी सरफेस क्या है? मान लीजिए कोई कवरिंग कर दी है वगैरह वगैरह, पेंट कर दिया, तो कुछ और कहानी बन जाएगी, ठीक।
वर्क फंक्शन को डिनोट करते हैं W नॉट से या हम लोग फाई नॉट से। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इसको इसकी नपाई मेजरमेंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आप समझेंगे, आगे बात भी की है। इतनी बात समझ में आती है। आगे चलते हैं हम लोग बेटा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ईवी लिखा था, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ये डेफिनेशन है बेटा, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, ज्यादा कुछ समझना नहीं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। एक प्लेट लगा दीजिए, दोनों में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन जितना एक्सेलरेशन यहां तक गेन कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज काइनेटिक एनर्जी, जितनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा आपको बाय इलेक्ट्रॉन, उसी उसको बोलेंगे उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी कहानी है, ठीक है। तो ये करीबन जूल्स के टर्म्स में ये रिलेशन याद रखिएगा कि जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये इसका कोरिलेशन है, ये संबंध है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करने के लिए। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस काम में आता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ एनर्जी इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही एनर्जी को मेजर करते हैं। चलिए, बहुत रिसर्च करके हम लोगों ने ये सब स्लाइड्स बनाई हैं। बिल्कुल आपको कहानी नुमा समझ में आएगा चैप्टर, और सारी बात कवर हो जाएगी। तो जो भरकस प्रयास मैंने आपको किया है, आप सपोर्ट करिएगा। ये वीडियो से खुद भी फायदा उठाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनका भला हो, हेल्प होगी, साथ में मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि बच्चे पसंद करते हैं तो मुझे और मेहनत से आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बनाने हैं। चलिए आगे बात ले चलते हैं। ये कुछ मेटल्स के लिए आपने वर्क फंक्शंस लिख दिए साहब। तो वर्क फंक्शन ऑफ सम फोटोसेंसिटिव मेटल्स, तो ये देखिए सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, इसके लिए लिखा 2.14, 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और कुछ भारी निकिल, प्लेटिनम 5.65 तक तो सबसे ज्यादा है भाई। इसमें इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा, इसमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जिसमें वर्क फंक्शन कम होता है उसमें उतनी एनर्जी देती, फटाक से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल आवेगा। इतनी सी बात थी टेबल से फील देने के लिए। आगे चलते हैं बेटा हम लोग। इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकालने के तरीके कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन एमिट करने के, निकालने के, तो किस किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकाल सकते हैं, आइए समझते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एमिशन होता क्या है? द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन। बहुत सिंपल सी बात, मेटल सरफेस से बाहर निकालना है इलेक्ट्रॉन, दैट्स ऑल। फॉर देयर रिलीज फ्रॉम द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी बाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। मतलब अगर आपको किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, तब तो वो एनर्जी मिलेगी जिसको लेके इलेक्ट्रॉन बाहर इस मेटल को, ये मेटल है, मेटल को छोड़ के निकलेगा। तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकते हैं, वो मेथड क्या है? तो 4 मेथड लिखे, बहुत सरल बात है। पहला मेथड थर्मियोनिक एमिशन। अब आप इसमें क्या करते हैं कि इसको हीट कर देते हैं, हीट एनर्जी देते हैं। ये फिलामेंट इतना गर्म हो जाता है, मतलब जिससे एनर्जी निकालनी है, कि वो इलेक्ट्रॉन एमिट करना शुरू कर देता है। तो हीट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रॉन्स। उनका नाम दे दिया है थर्मो इलेक्ट्रॉन्स। तो हीट की सप्लाई, फिलामेंट लगा दिया, खूब इलेक्ट्रिसिटी पास की, गर्म हो गया वो, जैसे हीटर है ना, खूब गर्म हो गया और इलेक्ट्रॉन छोड़ना शुरू कर दिया फिलामेंट, तो उसे बोलेंगे थर्मोनिक एमिशन। जल्दी से फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन का मतलब हो गया कि इसके आगे आपने प्लस माइनस का पोटेंशियल डिफरेंस, मेटल है बाय द वे, सपोज मेटल शीट है, यहां कुछ प्लस माइनस खूब कस के लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड खूब तगड़ी लगाओगे तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, इतनी तगड़ी लगा दी कि इलेक्ट्रॉन रुक ही नहीं पाया, बाहर निकल आया, तो फील्ड एमिशन हो गया। तीसरी बात, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जो हम लोग चर्चा का विषय है। जब कुछ पर्टिकुलर सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट आप डालते हैं, इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डालते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन फटाक से करके बाहर निकल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे काम के हैं, काम के तो सब है, इस चैप्टर रिलेटेड, उसको बोलोगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है साहब, जब कहीं फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोले तो आप समझ जाता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला है, बस नाम इसीलिए रख देते हैं। सेकेंडरी एमिशन। जब सेकेंडरी एमिशन में क्या है? जब इलेक्ट्रॉन किसी शीट पर आता है और टक्कर मार देता है, तो इलेक्ट्रॉन ने टक्कर मारी, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसे बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। तो इलेक्ट्रॉन में इतनी एनर्जी थी कि उसने जब टक्कर मारी तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी पास की, वो बाहर आ गया, उसको बोलोगे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स।
तो ये थोड़ी मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, पूरी बात बड़े मजे से समझ में आती है, सरल है, बता दिया आपको। आइए आगे की चर्चा करते हैं, बहुत आसान। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये पूछा जाता है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये डेफिनेशन आप छाप दीजिएगा, छापने का मतलब दिमाग से ध्यान दीजिएगा, ये डेफिनेशन। तो क्या है डेफिनेशन, देखिए दोनों बातें लिखी है, मतलब दोनों का एक ही है। द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन के निकलने का फिनोमिना, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी, यानी इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डालेंगे जो एक खास सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी का होगा, फ्रीक्वेंसी, आर इंसिडेंट ऑन इट, इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बस खत्म हो गई बात। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इसके ऊपर डाल रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सुटेबली या सफिशिएंटली हाई है। सफिशिएंटली हाई क्यों बोला जा रहा है, अभी आप समझेंगे कि कम से कम कुछ फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वरना ये निकलता ही नहीं है। तो सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी जिससे मेटल पर पड़े और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, इसी को बोलते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दैट्स ऑल। बहुत सरल है बेटा, इसमें है क्या बताओ, कैसे समझ में नहीं आएगा। द फोटो लाइट जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब ये लाइट अगर मार रहे हैं रोशनी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट भी होती है, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला जा रहा है। बात खत्म। यही बात दूसरे शब्दों में यहां लिखी है, पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझा मैंने दिया ही है। आगे की चर्चा करते हैं, बहुत आसान है। ये देखिए इतना आसान है कि आप एक बार समझ जाएंगे तो नींद में भी बोलेंगे आप। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भाई एक्सपेरिमेंटल स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जा रही है, और फिर ऑब्जर्वेशन किया जाएगा क्या घटनाएं हुई, फिर ऑब्जर्वेशन को हम देखेंगे कि हमारा लॉजिक, थ्योरी, रूल्स के हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, आइए। तो ये देखिए सेटअप है, ये एक आपने फोटो सेंसिटिव प्लेट यहां लगा रखी है मेटल की, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलना है। दूसरा ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, यहां पर एक छेद सा कर रखा है क्वार्ट्ज विंडो, जिससे यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगी। ये सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ये जो पड़ रही है ईएम वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसके ऊपर डाल रहे हैं। ये कलेक्टर है, एनोड है, इसको प्लस से कनेक्ट कर दिया गया है। ये देखिए प्लस वाले टर्मिनल से इसको कनेक्ट किया गया है, जिससे इलेक्ट्रॉन इधर निकले तो ये इसको खींच ले, या हम इसके पोटेंशियल को चेंज भी कर सकते हैं, करके देखेंगे भी। समझ में आ रही होगी बात। बाकी यहां वोल्टमीटर लगाया है वोल्टेज नापने के लिए, और ये माइक्रो एम्पियर का एमीटर लगाया है करंट को नापने के लिए। बस खेल शुरू हो जाएगा। अब देखिए इसमें दो बातों का खेल शुरू होगा, उसको भी सरल करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। जैसे यहां पे जो बातें आएंगी ना, वो बातें आएंगी बेटा एक फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी लिख देना यार, चलो फ्रीक्वेंसी की न्यू, ठीक। और दूसरी आएगी क्या भाई, इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी की, जिसे आई से रिप्रेजेंट करते हो। सरल भाषा करने के लिए और आसानी से समझने के लिए हम क्या समझ लेंगे, अभी जो चर्चा करेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है, हमारे पास जो सोर्स है ना, वो 2-3 कलर की लाइट है, रेड लाइट, नीली लाइट, पीली लाइट, लाल पीली नीली बल्ब है हमारे पास। बल्ब हैं रेड कलर के, और लाल पीली नीली कह दो, समझ लो, ब्लू कलर की लिख दो और येलो कलर की लिख दो साहब, ठीक है। ये क्या है, बल्ब। तो आपको समझाने के लिए, सोर्स बनाने के लिए, तो लाल कलर का बल्ब जलाओगे, नीले कलर का जलाओगे या पीले कलर का जलाओगे, तो इन तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। लाल कलर की फ्रीक्वेंसी अलग है, पीले कलर की अलग है, नीले कलर की अलग है। तो इस कलर से हम समझ लेंगे कि फ्रीक्वेंसी बदली जा रही है, जिसे हम समझ पाए, दिमाग खटाक से पकड़ ले हमारा। इंटेंसिटी की बात हम समझ जाएंगे कि भाई हमारे पास 100 वॉट का बल्ब है, या 200 वॉट का बल्ब है, या साहब 300 वॉट का बल्ब है। मतलब लाल कलर लिया और 100, 200, 300 वॉट किया तो इंटेंसिटी बदल दी है। I1 इंटेंसिटी, I2 इंटेंसिटी, I3 इंटेंसिटी समझने के लिए। पावर लिखा लेकिन इंटेंसिटी से कोरिलेट कर लीजिए, समझने में आसानी होगी। तो एक बल्ब ले सकते हैं लाल कलर का 100 वॉट, हमारे पास कितने बल्ब हो गए साहब, 9 बल्ब हो गए। रेड कलर के 3 वेरिएंट, ब्लू के 3 वेरिएंट और येलो के 3 वेरिएंट। अब इसको समझते चलेंगे, देखिए कितना मजा आने वाला है। आइए मेरे साथ। तो साहब ये आप स्ट्रक्चर समझ गए, अब इसमें आगे चलते हैं। अब क्या घटना देखी गई, इफेक्ट, एक्सपेरिमेंट कर लिया गया, डिफरेंट चीजें करके जो डिफरेंट चीजें की गई, उसकी बात समझने की तैयारी। तो एक्सपेरिमेंटल हिस्ट्री फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चल रहा है। अब हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इंटेंसिटी को हम बदलेंगे यहां पर,
ठीक, इंटेंसिटी बदलने का मतलब है कि 100 वाट का बल्ब लगाएंगे, फिर चेक करेंगे, फिर 200 वाट का लगाएंगे, फिर 300 वाट का लगाएंगे समझने के लिए। ठीक, तो इंटेंसिटी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या प्रभाव पड़ता है ये हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी से स्टडी किया। और क्या हाथ लगा, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यानी इंटेंसिटी बढ़ाने पर हमारी करंट बढ़ गई है ना। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे उसमें से, मेटल से, तो ज्यादा निकलेंगे जब पर सेकेंड तो करंट बढ़ा देंगे। यही तो होता है चार्ज, द रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ये ग्राफ क्या बताता है, देखिए मैंने जो एक चिपका दिया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको समझने के लिए, इसीलिए मेहनत की कि कहीं चूके ना, फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये देखिए ग्राफ आता है, यहां इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाया जा रहा है और यहां फोटो इलेक्ट्रिक करंट, भाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आई लिख देंगे, इसको भी करंट आई लिख दोगे तो कंफ्यूज ना कर जाओ आप, तो समझे रहे ना, ये आई इंटेंसिटी के लिए लिखा जा रहा है और ये करंट को करंट ही लिखे रहने दो या कुछ अपना सिंबल बना लो। ठीक, आई आई रख के एक ना समझ लेना। इस घटना को घटाते वक्त जो सेटअप किया था, इसमें आपने किन चीजों का ध्यान रखा है कि फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी रखी है। लाल कलर का बल्ब अगर लिया है तो लाल ही लेके 3 वेरिएंट लिए हैं, पीला लिया है तो पीले ही लिए, नीला लिया है तो नीला ही लिया है। लाल बल्ब जलाया 100 वाट का, देखा भैया क्या करंट है। फिर हमने 200 वाट का लाल जलाया, देखा करंट बढ़ गई। फिर 300 वाट का लाल जलाया, फिर करंट बढ़ गई। तो हम क्या देखना चाहते हैं कि इंटेंसिटी का करंट से कोरिलेशन, समझ में आ गई बात। तो यहां पर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है, दूसरा फिक्स्ड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। यहां जो पोटेंशियल है, जो इसको प्यार से पॉजिटिव लगा रहे हैं तो खींचने वाला, उसको भी नहीं बदल रहे हो आप। नहीं बदलोगे तो ये तेजी से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो प्रभाव पड़ेगा। हमें एक चीज को पकड़ना है तो बाकी चीज कांस्टेंट रखनी पड़ेगी ये देखने के लिए कि उसका असर क्या है। तो 2 बात ध्यान रखना, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी और फिक्स्ड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ये दोनों को फिक्स्ड रखा है। इंटेंसिटी नॉट फिक्स्ड, क्योंकि इसको बढ़ा रहे हो इंटेंसिटी, बिल्कुल बढ़िया। ठीक, ये आप समझ गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इसमें बढ़ती है इंटेंसिटी बढ़ाने पर। आगे समझते हैं हम लोग बेटा इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। दूसरी बात देखते हैं कि साहब पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ता है, पोटेंशियल घटाने बढ़ाने पे क्या फर्क पड़ता है। तो द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस, देखिए जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है हमारी इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल यानी यहां का जो पोटेंशियल प्लस वाला लगा है उसको बढ़ाते जाओगे 2 वोल्ट 10 वोल्ट 20 वोल्ट, तो आपकी जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो बढ़ती जाएगी इन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल टिल ए स्टेज इज रीच्ड, एक स्टेज तक बढ़ेगी। When the photoelectric current becomes maximum, जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट देखिए मैक्सिमम हो जाएगी, यानी जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं सब आपने खींच डाले तो है ही नहीं, तो किसको खींचोगे, सब खींच गए। तो जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की करंट मैक्सिमम हो जाएगी एंड डज नॉट इंक्रीज फर्दर, फिर उसके ऊपर इंक्रीज फर्दर नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि इसने छोड़े तो 100 इलेक्ट्रॉन, 100 इसने खींच लिए प्लस के चक्कर में, प्लस तो खींचता है माइनस को। अब 101वां तो है ही नहीं, तो करंट कहां से बढ़ेगी, तो सारे खींच लिए इसने। तो डज नॉट इंक्रीज फर्दर विद द इंक्रीज ऑफ, कहां गया, विद इंक्रीज इन द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, यानी इसके बाद भी अगर पोटेंशियल बढ़ावा जाए तो करंट की वैल्यू नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती समझाया, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके थे। दिस मैक्सिमम वैल्यू, इस मैक्सिमम वैल्यू को, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सैचुरेशन करंट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सैचुरेशन करंट। ठीक, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को बढ़ाने पर हमारी करंट बढ़ती चली जाएगी, लेकिन बढ़ते बढ़ते एक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पर आपकी करंट सैचुरेट कर जाएगी, उसके ऊपर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कितना भी बढ़ा दें उससे ज्यादा करंट नहीं बढ़ती। उस पोटेंशियल पर हमारा उस वैल्यू को, जो सैचुरेशन करंट होती है जिससे ऊपर नहीं बढ़ती, उसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। ग्राफ से भी समझ लेते हैं। देखिए ग्राफ में हम लोगों ने लगाया, इधर एनोड पोटेंशियल है प्लस का और इधर उल्टा लगाएंगे तो माइनस, क्योंकि इसके पोटेंशियल को हम नीचे वाले सर्किट से बदल सकते हैं, आपको दिखाया था।
तो जैसे जैसे प्लस को आपने बढ़ाना शुरू किया, आपने क्या देखा कि यहां पे ही देखिए प्लस से ही बढ़ा रहे हैं, अगर या यहां से देख लीजिए यहां से बढ़ा रहे हैं, तो ये करंट देखिए बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, लेकिन बढ़ते बढ़ते एक जगह ऐसा आया कि अब कितना भी पोटेंशियल बढ़ा दो, I1 इससे ऊपर नहीं जा रहा, इसी तरह I2 इससे ऊपर नहीं जा रहा और I3 इससे ऊपर नहीं जा रही। ये क्या है? ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यूज हैं, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? ये देखिए, अगर आपने इसको पीछे करने की कोशिश की कि माइनस करके देखें, तो सबका आपने क्या देखा कि हर जगह ये रुकने वाला जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो साहब सेम आया। इसकी चर्चा आगे और हम लोग करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से अगली स्लाइड में है। तो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी रखी, फ्रीक्वेंसी नहीं, रेड कलर का अगर है तो रेड ही कलर का है। फिक्स्ड इंटेंसिटी भी फिक्स्ड रखी, यानी अगर 100 वाट का बल्ब है तो 100 ही वाट का यूज किया, है ना। क्या बदला? एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल नॉट फिक्स्ड, इसको बदल रहे हैं हम लोग बार बार। बात समझ में आई होगी आपके। अब देखिए इसी में इसी का पोटेंशियल की बात और डिटेल में समझते हैं। सेकंड पॉइंट ही है, देखिए इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि ये पॉइंट को ये जो समझा रहा था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल वही सेकंड पॉइंट की चर्चा आगे। द वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल एट विच the photoelectric current becomes zero is called cutoff or stopping potential for the given frequency of the incident radiation। तो बच्चों ये जो बातें लिखी इसका मतलब देखिए, ये जो I1, I2, I3 है ना, ये करंट की वैल्यू नहीं है, ये इंटेंसिटी, लाल कलर का बल्ब, पीला कलर का बल्ब, नीले कलर का बल्ब है ये। ठीक, क्योंकि ये आई तो हो गई फिक्स्ड साहब, यहां ये देखिए ये आई, तो आपने देखा कि लाल कलर लगाओ या पीला कलर लगाओ या नीला कलर लगाओ, सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कहां है? एक ही जगह आ रहा है, सबके जगह एक ही जगह आ रहा है। अगर आपने चीजें वैसे मेंटेन करके रखी, लाल पीला नीला चेंज किया है और इंटेंसिटी को सेम रखा, 100 वाट का नीला कलर, 100 वाट का पीला, 100 वाट का लाल लिया है, तो सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब है कि यहां से इलेक्ट्रॉन भागे, इसको निगेटिव कर दीजिए, तो इसको निगेटिव कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन के सामने निगेटिव प्लेट है तो जाएगा थोड़ी, ये रिपल्शन करेगा, इस पर रिपल्शन करेगा, तो सारों को रोक ले जाए। जो मैक्सिमम भागने वाला भी है, मैक्सिमम एनर्जी वाला, उसको भी रोक ले जाए। भाई इसमें इलेक्ट्रॉन में तो कई होंगे जो थोड़ी सुस्ती में चल रहे होंगे और कई होंगे जो बहुत तेज धावक होंगे, बहुत तेज रनर होंगे, है ना, बहुत एनर्जी होगी उनके पास, तो सबको रोक ले जाए, तगड़े वाले को भी, है ना, तो मैक्सिमम वाले को भी रोक ले जाए। ठीक है साहब, उसे आप बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो फिर से एक बार, स्टॉपिंग या कट ऑफ पोटेंशियल किसे बोलते हैं बेटा? द वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए, इज कॉल्ड स्टॉपिंग या कट ऑफ पोटेंशियल फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी। गिवन फ्रीक्वेंसी है ना, लाल कलर के लिए अलग, पीले के लिए अलग और नीले के लिए अलग, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ये बातें समझ में आई। फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी गई है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी, यानी 100 वाट का या 200 वाट का लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। लाल कलर लगाए हो तो उसमें 100 वाट का लगाए हो या 200 का लगाए हो, 300 का लगाए हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पकड़ पा रहे हो ना मेरी बात? तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब मैंने समझाया सरलता के लिए, 100 वाट, 200 वाट, 300 वाट का बल्ब, तो लाल कलर का 100 वाट का बल्ब लगाओ या 200 का लगाओ, 300 लगाओ, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं मिलेगा, सबके लिए एक ही है। पकड़ पाए मेरी बात? Thus in turn implies that the maximum kinetic energy of the photoelectrons is independent of the intensity of the incident radiation। बहुत ही तगड़ा स्टेटमेंट, इसका बहुत अभूतपूर्व योगदान होने वाला है। क्या बोल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं मैक्सिमम एनर्जी वाले होंगे ना, बहुत तेज धावक, उनको उनका जो दौड़ाई है यानी एनर्जी है, वो पोटेंशियल जो रोकता है सबके लिए सेम है, तो वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। 100 वाट का बल्ब लगाओ या 200 वाट का बल्ब लगाओ या 400 वाट का बल्ब लगाओ, उससे फर्क नहीं है, ये रोक ले जाएगा सबके लिए एक। लाल कलर का अगर है, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज कर रहे हो, तो लाल कलर के लिए कितने वाट का बल्ब आपने ठोक रखा है उससे मतलब नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो इंटेंसिटी से उसका कोई लेना देना नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी।
पकड़ लेना ये बात, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिटी का मतलब 100 वाट का बल्ब कि 200 वाट का बल्ब, बड़ी सुंदर बात। अब इसी को देखिए, एक इक्वेशन लिख दी जाती, के मैक्स ये काइनेटिक एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन भाग रहा था, भगदड़ मचाए हुए है ना निकलने के बाद, काइनेटिक एनर्जी के मैक्स, मैक्स मतलब जो सबसे तगड़ा एनर्जी लेके चल रहा है, उसको भी स्टॉपिंग पोटेंशियल ने रोका है, इज इक्वल टू हाई एम वी मैक्स स्क्वायर, जिसकी सबसे ज्यादा एनर्जी वेलोसिटी थी, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी वी नॉट अगर है, ये वी नॉट अगर है तो ई वी नॉट कर दीजिए। ई वी नॉट आप जानते ही हैं, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल से आपको रोक देगा एनर्जी के रूप में। आप जानते हैं वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, तो डब्ल्यू के रूप में क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन, वी की जगह वी नॉट आ गया है, तो ये इसकी एनर्जी के बराबर होगा क्योंकि रोक ले रहा है। ठीक है साहब, आगे की चर्चा करते हैं हम लोग। ये आप पकड़ चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। अगली बात देखते हैं, तीसरा इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तीसरा लॉजिक आ गया कि इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, लाल कलर लगाओ, पीला कलर लगाओ, नीला कलर का बल्ब जलाओ, होगा क्या, ये देखेंगे। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन स्टॉप्स ऑल टुगेदर कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। यहां पर देखिए, सपोज करिए समझाने के लिए कि लाल कलर का बल्ब आप जलाते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो ये एमिट कर देगा इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए पीला कलर, येलो कलर का बल्ब है जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है। थ्रेशोल्ड कौन सी फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने के लिए चाहिए। इससे कम की फ्रीक्वेंसी हुई तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा, नहीं निकलेगा सरफेस को छोड़ के, ये खास बात है। तो अगर पीला कलर, येलो कलर, सपोज येलो कलर की फ्रीक्वेंसी हमारी थ्रेशोल्ड से कम है, तो येलो कलर आपका इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं करा पाएगा। चाहे यहां 100 वाट का बल्ब लगा लो, चाहे 1000 वाट का बल्ब लगा लो, कुछ भी नहीं होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है तो हम कितने भी इंटेंसिटी को बढ़ा लें, कितनी 100 वाट, 1000 वाट, 4000 वाट का बल्ब लगा दें, नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन, तो नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये बात आपको पकड़ के रखनी है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तभी बोला था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड से बड़ी, थ्रेशोल्ड से कम हुई तो नहीं निकलने वाला इलेक्ट्रॉन। ये बात आप पकड़ के रखिए। और बाकी ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो दिखाई गई है, आप देख रहे हैं कि अगर ये एक्सपेरिमेंट से दी गई वैल्यू है, यहां पर जो क्या देखा जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल लीनियरली बढ़ता है। ये सब बातें आप देखेंगे, मैंने बना दी है आगे। तो हर के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग मेटल के लिए, मेटल ए है, मेटल बी, उनके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलग अलग आती है, लेकिन रिलेशनशिप उसकी फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की और स्टॉपिंग पोटेंशियल की वो लीनियर ही रहती है। लीनियर होने का मतलब है जब खींचोगे तो स्ट्रेट लाइन ही आएगी। ठीक, ये बात भी चर्चा कर लेंगे हम लोग। और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है वगैरह वगैरह, तो ये आप पकड़ के रखिए। स्लाइड से आगे बात हम लोग करते हैं। आगे देखिए, अब लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। भाई सारी कहानी तो यही है ना कि फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन का लॉस क्या है, नियम क्या है। तो नियम एक जगह इकट्ठा है, देखिए आपके लिए। फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल हो, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दे को तैयार हो, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, द सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये पहला लॉ है कि अगर हमारी जो फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा है थ्रेशोल्ड से, तो भाई इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उस सिचुएशन के अंदर जो मटेरियल है वो फोटोसेंसिटिव है, इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो जैसे जैसे आप इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, आप देख रहे हैं कि करंट की वैल्यू बढ़ेगी और सैचुरेशन करंट भी एक लिमिट तक जाती है, वो भी ऊपर चली जाएगी। तो द सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगा तो सैचुरेशन करंट का वैल्यू थोड़ा ऊपर होगा। ये देखिए, इस वाले ग्राफ से आप समझ पाएंगे। जो समझ ही रहे हैं तो बिल्कुल फाड़ के ही समझें। ये देखिए, इंटेंसिटी इसके लिए I1 ली थी तो यहां सैचुरेशन करंट थी, और इंटेंसिटी ज्यादा लोगे तो सैचुरेशन करंट ऊपर मिल गई, और बड़ी ले ली इंटेंसिटी
तो सैचुरेशन करंट और ऊपर मिल गई। बात पकड़ में आ रही होगी आपके। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब 100 वाट, 200 वाट, 300 वाट ऐसे पकड़ के चलेंगे तो बात समझ में ज्यादा आसानी से आएगी। तो ये बात पहला लॉ हमने देखा कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी की। ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की। करंट मत समझना, करंट इधर लिख दिया है, ठीक। और सैचुरेशन करंट ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट के लिए ऊपर चली जाती है। दूसरा है फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल देयर एग्जिस्ट ए सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड howsoever high is the intensity of the incident radiation. This frequency is called the threshold frequency. यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारी जो न्यू नॉट है, इससे अगर हमारी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम हुई तो कितने भी वॉट का, कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा लो, 100 वाट, 1000 वाट, 4000 वाट, नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये भी इसके लॉज में आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी खूब जाता है। 4 पॉइंट है, तीसरा पॉइंट देखते हैं। अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल पाने की क्षमता है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल और इक्विवेलेंटली द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of the photoelectron is directly proportional to the frequency of incident radiation but is independent of its intensity. बात कर रहा है कि जो K max है, काइनेटिक एनर्जी, आपने देखा था ना कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे, अभी और डिटेल आगे समझोगे और समझ में आएगा, तो K max की जो वैल्यू थी वो आपने हाफ mv max का स्क्वायर करके लिखी थी, जो कि ev नॉट तक थी। अब यहां पर अगर आप इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे K max बढ़ जाता है। फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज कर दोगे तो क्या होगा, इंसिडेंट रेडिएशन की, तो आप देखेंगे कि K max की वैल्यू बढ़ जाएगी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे। इंटेंसिटी बढ़ाने पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब है लाल पीला नीला में जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसमें K max आपको ज्यादा मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा होगा। 100 वाट का बल्ब, 100 वाट के बल्ब की जगह 1000 वाट लगाओ तो वो तेज नहीं दौड़ेगा। देखिए अजीब बात है, भी समझेंगे आप, है ना। 100 वाट की जगह, 100 वाट इंटेंसिटी की जगह 1000 वाट लगाया तो भी जो निकल के जा रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ी। किससे बढ़ी? फ्रीक्वेंसी से बढ़ी। ये समझ में आई 3 नंबर वाले पॉइंट से। चौथा नंबर वाला पॉइंट, द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस. The time lag between the incidence of the light radiation and the emission of photoelectrons is very small, even less than 10 की पावर -9 सेकेंड। कहने का मतलब क्या है कि ये मेटल के ऊपर जैसे ही रेडिएशन पड़ता है वैसे ही खटाक करके निकल आता है इलेक्ट्रॉन। बहुत कम है, देखिए समय इतना कम समय लेता है, यानी टाइम लैगिंग नहीं है। रेडिएशन पड़ा और इलेक्ट्रॉन निकलने के बीच में समय का गैप नहीं है, तो फटाक से इलेक्ट्रॉन निकल आता है। अब ये जो 4 ऑब्जर्वेशंस या लॉज हैं, इसको हम क्लासिकल वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और एक असफल प्रयास करेंगे, तभी ये बात खड़ी हो जाएगी कि वेव थ्योरी से तो साहब ये काम बन नहीं रहा है। फिर उसके बाद एकदम से कई सालों बाद, मतलब कुछ सालों बाद 1905 में आइंस्टीन आएंगे, आइंस्टाइन साहब आएंगे। आइंस्टीन साहब बताएंगे कि कैसे एक्सप्लेन किया जाए और वहां पार्टिकल नेचर को लेके ही एक्सप्लेन कर पाएंगे। आइए साहब, तो फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी, हमने 4 पॉइंट देखे लॉ के। अब जो लॉ बने वो हमारी जो वेव थ्योरी थी जिसके बेसिस पे पढ़ाई लिखाई चल रही थी, वो फेल कर गई इनको एक्सप्लेन करने में। क्या फेलियर हुआ देखिए, द क्लासिकल वेव थ्योरी of radiation could not explain the main features of the photoelectric effect. पहला, the independence of kinetic energy K max intensity पर डिपेंड नहीं करता। इंटेंसिटी का मतलब मैंने बताया है सरल भाषा में, 100 वाट की बल्ब या 1000 वाट का बल्ब। तो आपने इंटेंसिटी डाली, अभी समझेंगे इसको डिटेल में भी, आगे डिटेल है या मैं यही एक्सप्लेन कर दूं? मुझे लगता है ठीक है, यही एक्सप्लेन कर देना चाहिए। तो आपने, हम लोगों ने पढ़ क्या रखा था कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ये पढ़ा था। तो जब 100 वाट की जगह आपने 1000 वाट का बल्ब लगा दिया निकालने के लिए, तो एम्पलीट्यूड बढ़ने से, जब एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो इंटेंसिटी बढ़ने से उसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स भी बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बढ़ने की वजह से आप देखेंगे ज्यादा एनर्जी वो सप्लाई करने लगेगी। इसकी जो एनर्जी
डेंसिटी है वो ज्यादा हो जाएगी। वेव थ्योरी ऐसा बोलती है, एनर्जी डेंसिटी ज्यादा हो गई तो जब इस मेटल के ऊपर ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट डालना शुरू कर दिया, इंटेंसिटी है ये, इंटेंसिटी ज्यादा डालने लगे, इसी में ज्यादा एनर्जी आने लगी, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन इससे एनर्जी लेगा उसकी एनर्जी बढ़नी चाहिए, जो कि नहीं बढ़ रही। फिर से एक बार, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। जब एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, आपने ये वेव में पढ़ा है, वीडियो बने हैं सारे, डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक है, देखिए, उसके इलेक्ट्रिक वेक्टर्स और मैग्नेटिक वेक्टर्स के एम्पलीट्यूड बड़े बड़े होंगे। जब बड़े बड़े होंगे तो पर यूनिट डेंसिटी, या मतलब उसकी एनर्जी डेंसिटी वो इंक्रीज कर जाएगी। एनर्जी डेंसिटी करने का मतलब क्या हुआ, पर यूनिट एरिया ज्यादा एनर्जी जा रही है, तो ज्यादा जा रही है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मिलेगी भी, तो उसको बढ़नी चाहिए थी ना एनर्जी, जो कि नहीं बढ़ी। तो वेव थ्योरी जो बोलता है वो यहां नहीं लग पाया। इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी के मैक्स नहीं बढ़ी, इंडिपेंडेंस है इसकी, पहली गड़बड़ी। दूसरी, द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहां यह कहा जाता है कि मान लीजिए फ्रीक्वेंसी कम भी थी, फिर भी आपने इंटेंसिटी दी तो एनर्जी तो मिल रही थी उसको। जब एनर्जी मिल रही थी उसको छोड़ दीजिए साहब, 1 घंटे में नहीं निकला इलेक्ट्रॉन तो उसको 1 दिन के लिए छोड़ दिया, 10 दिन के लिए छोड़ दिया। तो 10 दिन में जब एनर्जी बराबर पड़ती रहेगी पड़ती रहेगी पड़ती रहेगी, तो एनर्जी जब बराबर मिल रही तो कभी तो फुचुक करके निकलेगा, 1 घंटे में निकले, 10 घंटे में निकले, 10 दिन में निकले, देखा निकल ही नहीं रहा है। तो वेव थ्योरी में क्या, अगर कॉन्टिन्यूसली लाइट पड़ रही है तो जिस चीज पर पड़ेगी उसको तो गर्म कर देगी, उसको एनर्जी देती चली जाती। धूप में रख दो कोई चीज, 1 घंटे के लिए रखो और या 10 घंटे के लिए धूप आ गई तो 10 घंटे में रखो, बहुत फर्क है। 1 घंटे में कुछ और काम होगा, 10 घंटे में एकदम गर्म हो जाएगी, कड़ी धूप है तो जल जाएगी, जलने का मतलब इतना हीट हो जाएगा कि पूछिए नहीं। लेकिन इसमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसमें भाई साहब फर्क ही नहीं पड़ा, 1 घंटे रखो या 100 घंटे रखो, वो थमा है तो थमा है, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे। ऐसा काहे को हो रहा है, ऐसा काहे को हो रहा है, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्लासिकल वेव थ्योरी। आइए साहब, तीसरा, द इंस्टेंटेनियस नेचर ऑफ फिनोमिना। दूसरी बात क्या रही कि जब यहां पर हम वेव थ्योरी के हिसाब से ईएम वेव्स डालते हैं तो ईएम वेव्स समान रूप से, जब लाइट पड़ती है सपोज करिए तो जिस जगह पे समान रूप से पड़ती है तो सबको एनर्जी देगी, तो धीरे धीरे सबको एनर्जी देगी। तो जो पुचुक करके फुदुक करके इलेक्ट्रॉन निकला है वो तुरंत कैसे निकलेगा, क्योंकि एक को तो ज्यादा दी नहीं, समान रूप से दे रही है ना, पूरा छपाक। तो अगर छपाक करके सबको एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया तो इसको समय लगना चाहिए इलेक्ट्रॉन को फुदुक करके निकलने के लिए, क्योंकि कुछ समय लेगा, एनर्जी लेगा, तब तो फुदुक करेगा। तो ये भी नहीं हुआ, यहां पे इंस्टेंट था, जैसे ही ये वेव पड़ी वैसे फुचुक करके बाहर हो गया, तो ये भी यार गड़बड़ हो गई। तो ये चीज क्या हुई, ये क्लासिकल जो वेव थ्योरी है वो सब एक्सप्लेन करने में चारों खाने चित हो गई, यानी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक, अब एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो 1905 में आइंस्टाइन साहब आए। तो आइंस्टाइन साहब जो आए 1905 में, उन्होंने अपने लॉ दिए, लॉ लिखे हैं, ये थ्योरी है जो भी बात करेंगे, और इन्होंने अपनी बातों से या लॉ से जो पॉइंट बताए, हाइपोथेसिस दी, उससे उन्होंने एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, और बात समझ में आई कि बात सही, उसके लिए नोबेल प्राइज भी उनको मिला। 1905 में थ्योरी दी थी, मेरे ख्याल से 1920 या 21 में इसके लिए नोबेल प्राइज भी उनको मिला था। बहुत बड़ी बात थी, 10-15 साल बाद लोगों की समझ में आई कि है तो बड़ी जबरदस्त बात, नोबेल प्राइज दे दो इनको। चलिए देखते हैं आइंस्टाइन साहब ने इस मामले को कैसे सल्टाया। आइए, तो इन 1905 में आइंस्टाइन एक्सप्लेन्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी। पकड़ लो मेरी बात, अब देखिए पार्टिकल नेचर आ रहा है, वेव नेचर लाइट का मानने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, फेल कर गई क्लासिकल वेव थ्योरी। अब इन्होंने बताया आइंस्टाइन साहब ने कि भाई ये जो कहानी है ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से पकड़ेंगे। अब क्या मतलब, अकॉर्डिंग टू विच, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू विच ए लाइट रेडिएशन ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट फोटॉन्स, ईच फोटोन कैरीज h न्यू एनर्जी। तो छोटे छोटे उन्होंने कहा जो लाइट है वो पैकेट के रूप में चलती, पार्टिकल नेचर में है, पैकेट है, जैसे ब्रेड खाते हो, ब्रेड का पैकेट आता है, वो तो बहुत बड़ा है समझाने के लिए, तो ऐसे पैकेट में जा रही, वेव नहीं जा रही, पैकेट में फुट फुट फुट। तो लाइट ऐसे पैकेट्स में जा रही है और वो पैकेट्स का नाम है फोटॉन्स। पर पैकेट में, जैसे आप खरीद के लाते होंगे कोई ब्रेड
जो 20, 30, 40 रुपए की मिलती होगी, उसमें मान लीजिए कि 10 पीस होते हो, 20 पीस होते हो। ऐसे ही पर फोटोन में जो एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू। एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू है फ्रीक्वेंसी। दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ये सब आप समझेंगे, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक। तो ये इसके अंदर एनर्जी होती है। तो उन्होंने कहानी बदल दी, कहता वेव छोड़ो, वेव से काम ना बनेगा, तो प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी ले आओ और ये पकड़ लो कि जो हमारी लाइट है वो फोटोन में चलती है। फोटोन क्या है? पैकेट एनर्जी के। ब्रेड के पैकेट समझा दिया ना, एच न्यू, ऐसे फील आता है। एनीवे, द मेन पॉइंट्स आइंस्टाइन ने जो एक्सप्लेन किया उसके मेन पॉइंट क्या थे, देखिए बड़ी शानदार बात। फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू पार्टिकल्स, वन ए फोटोन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड द अदर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द फोटोसेंसिटिव मेटल। इन्होंने कहा भाई साहब, जो ये इलेक्ट्रॉन पुचक करके निकल रहा है, यहां पे जो आ रहे हैं ये भी वेव जो है ये पैकेट है, फोटोन है, ये फोटोन आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है ये दोनों ही पार्टिकल हैं, और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को निकाल रहा है। तो ये इंटरेक्शन दो पार्टिकल के बीच का है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज प्रूव होगी इससे, एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच का इंटरेक्शन है, ना कि कुछ और कहानी। तो बात पकड़ में आई आपकी। तो इंटरेक्शन ऑफ टू पार्टिकल्स, एक है हमारा फोटोन, फोटोन जो निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन। सेकंड बात देखते हैं आइंस्टाइन साहब क्या बता रहे हैं। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड विथ इन द मेटल ड्यू टू ए रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस ऑन द सरफेस। The minimum energy required to liberate an electron from the metal surface is called work function या W naught of the metal। इन्होंने कहा जगह कम है, यहीं पे घसड़ पसड़ कर देते हैं, यहां पर मेटल है, तो इन्होंने कहा जो मेटल में यहां इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, उस मेटल में जो बाकी हैं उसके और फोर्सेस उसकी वजह से वो बांधे हुए हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं। तो इनको मिनिमम एनर्जी एक चाहिए, फोटोन है ना, एच न्यू से चल रहा है, एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। एच तो कांस्टेंट है, ये तो एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी चाहिए, और एनर्जी में एच न्यू है, एच है कांस्टेंट, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जिससे इसको मिले और इलेक्ट्रॉन पुचुक करके बाहर आए। ये बात उन्होंने बता दी, और उस एनर्जी की वैल्यू कर दी वर्क फंक्शन। दूसरा पॉइंट, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। बड़ी शानदार बात। आगे नंबर 3 पॉइंट आइंस्टाइन साहब का, ईच फोटोन इंटरैक्ट्स विथ वन इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी एच न्यू ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज यूज्ड अप टू इन 2 पार्ट्स। इन्होंने कहा साहब भाई, जो फोटोन और इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन है, जो एनर्जी एच न्यू देता है, फोटोन आया, फोटोन धड़ाक से मारी टक्कर, तो इलेक्ट्रॉन 2 पार्ट में इसको यूज करता है। कौन से 2 पार्ट में? मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन अंदर है सरफेस की जगह, भाई मेटल में तो ऊपर भी है अंदर भी है, तो एक तो एनर्जी वो यूज करेगा इसकी सतह पर आने के लिए सरफेस पे, और दूसरा जो बची एनर्जी उसको लेके बाहर चला जाएगा। समझ में आई बात? कि एक मान लीजिए इतना मोटा कोई, यहां समझाओ जगह है, ये ब्रिक है, ऐसे ब्रिक का मतलब मेटल है, मोटी मोटी ताजी, ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो आपने एच न्यू फोटोन दिया, फोटोन आया, ठक्कर मारी, ठका, एच न्यू की एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी एनर्जी जो पाया उसमें यहां पहुंचने में एनर्जी खर्चा करेगा सरफेस पे आने पर, और दूसरी फिर निकलेगा इससे। तो एच न्यू को 2 पार्ट में यूज कर रहा, पहला तो वो सतह पर आने पर, और दूसरा जो काइनेटिक एनर्जी लेके निकलेगा। तो एच न्यू 2 भागों में प्रयोग किया जाएगा। बात क्लियर हो जाती है। तो ए पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज यूज्ड इन लिबरेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, मतलब वही सरफेस पे आके निकलने में, वर्क फंक्शन में। तो वर्क फंक्शन में एनर्जी दे दी, और दूसरा वो जो लेके निकल पड़ा। द रिमेनिंग एनर्जी ऑफ द फोटोन इज यूज्ड इन इम्पार्टिंग काइनेटिक एनर्जी। तो एच न्यू जो दिया गया है, क्या लिख दिया, एच न्यू जो दिया गया है वो वर्क फंक्शन में जाने वाला है और काइनेटिक एनर्जी में जाने वाला है। ये कहानी होने वाली है। ये एनर्जी सप्लाइड, ये एनर्जी टेकन या यूज्ड। चलिए, बड़ी सुंदर बात। इस पे उन्होंने कुछ इक्वेशन बना दी, बिल्कुल मक्खन इक्वेशन है, जो बताया लिख दो, कितनी सरल बात। अब चौथा पॉइंट क्या था, वेरी फ्यू, यानी 1% से भी कम जो फोटॉन्स होते हैं, हुज एनर्जी इज ग्रेटर देन W नॉट, यानी जो फोटोन टक्कर मार रहे होते हैं वो फोटोन की एनर्जी बहुत 100 आप डालते हो फोटोन, तो कोई एक फोटोन उनमें से काबिल होता है जो वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी डिलीवर कर पाए।
तब तो इलेक्ट्रॉन निकल के भागेगा। तो आर कैपेबल ऑफ इजेक्टिंग द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये बात समझनी होगी, यानी कि एनर्जी लगने के बाद निकलने वाली संख्या लिमिटेड है, कम है। बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपने देखा था कि एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन जो कि h न्यू है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स k मैक्स प्लस वर्क फंक्शन, तो ये वैल्यू हो गई h न्यू, समझ तो पा रहे हो जो गिवन, और k मैक्स लिख दो और यहां वर्क फंक्शन लिख दो W नॉट। तो यहां पर आप k मैक्स निकालोगे जब, तो k मैक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, बहुत ही आसान होता है सब, h न्यू माइनस W नॉट। ये देखो यही लिखा है k मैक्स इज इक्वल टू h न्यू माइनस W नॉट, यहीं से आ गया। एनर्जी गिवन, एनर्जी टेकन, बात खत्म, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बहुत सरल। आइए साहब आगे की चर्चा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा सरल है। इफ द इंसिडेंट फोटोन इज ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, then its energy h nu naught is just sufficiently to free electrons from the metal surface and does not give it any kinetic energy। अब मान लीजिए जो हमारा एनर्जी सप्लाइड है वो वर्क फंक्शन के बराबर ही है, यानी हमारी जो वर्क फंक्शन है उसकी वैल्यू h न्यू नॉट लिख दी गई। तो हमने जो सप्लाई किया अगर इसी के बराबर है तो एनर्जी लेके वो निकलेगा तो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी उसकी। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इस वर्क फंक्शन को इस रिलेशन से यहां पुट कर देते हैं साहब। तो k मैक्स किया हो गया इज इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट, h न्यू नॉट जहां इस्तेमाल होगा कर लेंगे, बहुत सरल बात है। दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड आइंस्टीन फोटो। अब ये भी पूछा जाता है, ये जो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन है तो इंटर रिलेटेड, ये दोनों इक्वेशन को बोलते हैं आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, जो एक्सप्लेन करने के काम में आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि आइंस्टाइन की इक्वेशन लिखिए या एक्सप्लेन कीजिए, तो ये दोनों इक्वेशन आपको लिखनी और एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, जो मैंने बिल्कुल शानदार तरीके से सरल भाषा का उपयोग करते हुए आपको समझाया है। बात पकड़ पा रहे होंगे आप। तो बच्चों इसके आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया, अपनी जो 4 पॉइंट्स बताए थे आइंस्टाइन साहब ने, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इन्होंने क्या दिया, इंटेंसिटी का एक्सप्लेनेशन। इन्होंने बोला इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी मींस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द मेटल सरफेस पर यूनिट टाइम। इन्होंने कहा भाई अगर आप मेटल सरफेस पे इंटेंसिटी को बढ़ाते हो तो जो फोटोन आप डाल रहे हो उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटोन, ज्यादा फोटोन आप डालने लग रहे हो। पहले 100 डालने थे फोटोन, अब इंटेंसिटी बढ़ा दी तो 100 की जगह 1000 फोटोन डालने लगे। ठीक, striking the metal surface per unit time as each photon ejects only one electron, so the number of ejected photoelectron increases। तो यहां क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाएंगे। भाई आपने पहले 100 फोटोन डाल रहे थे, अब इंटेंसिटी बढ़ा के 100 की जगह 1000 डालने लगे, तो 1000 में एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल पाता है ना, तो 100 में अगर कुछ निकल रहे थे 2-4, तो 1000 में 10-20 निकलने लगेंगे, तो करंट की वैल्यू जाएगी बढ़। तो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाती इंटेंसिटी बढ़ाने पर, जैसा देखा था हम लोगों ने, एक्सप्लेनेशन हो गया इसका। ठीक है, दूसरी एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इन्होंने क्या कहा, इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, यानी कोई जो फोटोन्स हैं उसकी एनर्जी हमारी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स नेगेटिव। अब ये सिचुएशन होने पर, देखिए इक्वेशन भी लिख दी मैंने यहां पर, इस इक्वेशन में देखो अगर न्यू की वैल्यू ये अगर न्यू नॉट से कम कर दोगे तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा, तो ये नेगेटिव नहीं आ जाएगा। देखिए काइनेटिक के मैक्स क्या लिखा था, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अगर न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से कम हो गई तो टोटल टर्म हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव होने का कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन या फिजिकल मीनिंग नहीं होता, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एमिशन डज नॉट अकर बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस वजह से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कभी भी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस पॉसिबल नहीं होंगे। बात पकड़ में आई, पकड़े रहिएगा, शानदार एक्सप्लेनेशन छोटे शब्दों में है। आगे आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तीसरा पॉइंट। अब इन्होंने कहा कि जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्लेनेशन है वो भी ले लो साहब। इफ न्यू नॉट इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, अगर हमारी जो फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है,
तो उस समय के मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई, ये सब आप पहले लिखा ही था, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब यहां पर देखिए न्यू आप बढ़ाते चले जाओगे, जितना न्यू बढ़ाओगे उतना ये टर्म जाएगा बढ़, भाई एच न्यू बढ़ जाएगा तो घटने वाला तो फिक्स है, तो न्यू बढ़ाने पे के बढ़ता जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर के मैक्स की वैल्यू बढ़ रही है। एक्सप्लेनेशन हो गया। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी, लीनियर रिलेशनशिप है। आप अगर मैंने आगे भी एक चर्चा करने के लिए बना रखा है, बड़ा फैंटास्टिक तरीके से, मजा आ जाएगा पढ़ने वाले बच्चों को। Moreover, the increase in intensity increases only the number of incident photons। देखिए लिखा है moreover the increase, जो इंटेंसिटी आप बढ़ाते हो वो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स को ही बढ़ाता है, नॉट देयर एनर्जी, यानी एक फोटोन के पास में कितनी एनर्जी है उसको नहीं बढ़ाता। बात पकड़े, इंटेंसिटी बढ़ाने पे क्या हुआ, 100 फोटोन की जगह 1000 फोटोन हो गए, लेकिन जो पर फोटोन जो एनर्जी थी वो नहीं बढ़ी है, संख्या बढ़ी है। सैनिक 100 की जगह 200 है, लेकिन सैनिक मजबूत नहीं मिले, जो सैनिक पहले थे वैसे ही हालात अभी भी सैनिकों की है। 100 की जगह 1000 सैनिक ले लिया आपने, लेकिन सैनिक को खिला पिला के तंदुरुस्त और नहीं कर पाए आप, समझ पाए होंगे। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है काइनेटिक एनर्जी के साथ, जो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे बढ़ता है, इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम लैग, कि भाई जैसे ही फोटोन पड़ेगा पुच्च करके क्यों इलेक्ट्रॉन निकल आ रहा है, क्योंकि ये इंटरेक्शन ही पार्टिकल पार्टिकल का बीच है। ये वेव वाला चक्कर नहीं कि समान रूप से एनर्जी पड़े और गर्म हो तब निकले, ये तो एक पार्टिकल ने स्ट्राइक किया, खटाक 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 खटाक, ये कहानी यहां हो रही है। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज द रिजल्ट ऑफ एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन ए फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। इसलिए फोटोन पड़ता है और खटाक करके इलेक्ट्रॉन निकल आता है, पार्टिकल पार्टिकल के बीच का इंटरेक्शन है। इस तरह से शानदार तरीके से इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो ये बात हम क्या समझे इस सेगमेंट में, अभी न्यूमेरिकल है वो भी कर लेंगे, कि हम लोग एक जो वेव नेचर था वो होने के बावजूद लाइट का पार्टिकल नेचर भी सिद्ध होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। हम वेव थ्योरी से नहीं समझ सकते, तो लाइट के पास दो नेचर है, रेडिएशन के पास दो नेचर है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते फटाफट एग्जाम में आने वाला। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज is produced by a laser. The power emitted is this one, 2 into 10 की पावर -3 watt. How many photons, number of photons पता करने हैं पर सेकेंड, ठीक है बेटा, पर सेकेंड, टी है मतलब 1 सेकेंड, ये मैं इसलिए लिख देता हूं बात पकड़ते में आसानी रहे। ऑन एन एवरेज आर एमिटेड बाय द सोर्स, देखिए बड़ा आसानी से सवाल को कर लेंगे आप। देखिए पावर की वैल्यू होती है, तो पावर होता है W/T, तो टोटल W क्या है, एक में एनर्जी होती है फोटोन में h न्यू, तो n है तो हो जाएगी NH न्यू, तो पावर इज इक्वल टू NH न्यू अपॉन T, जो कि यहां पे लिखा गया है। ठीक, अब N/T को आप चाहें तो NH न्यू कर दें, क्योंकि N क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। बात पकड़ पाए होंगे आप। अब n की वैल्यू निकालनी है तो P अपॉन एच न्यू, और P की वैल्यू गिवन है पावर की, और साथ में h न्यू की गिवन है, रख दीजिए 5 into 10 की पावर 15 फोटॉन्स पर सेकेंड, आपका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान है। ऐसे ही न्यूमेरिकल्स इसके अंदर आएंगे, मजे से आप कर लेंगे। आइए चलते हैं आगे, एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं बेटा, काहे को छोड़ा जाए। तो लिखा है द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट आपने इसके ऊपर गिराई है वह है 6 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज। सवाल पढ़ो, इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस फोटोमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स, तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, के मैक्स पूछ रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहे हैं, और मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उसको पूछा जा रहा है। बड़े आसानी से कर लेंगे, ये मैंने आपको कुछ फिगर्स लिख दी जो इस क्वेश्चन में दी गई थी। देखिए सवाल कैसे होगा, बहुत सरल तरीके से सवाल होगा। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, आपने अभी इक्वेशन पढ़ी थी कि ई जो, या के लिख दीजिए, ई के काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जितनी सप्लाइड की है उसमें से वर्क फंक्शन घटा दो, एच म्यू नॉट। ठीक, यही बात देखिए यहां पे लिखी हुई है। ये एच न्यू की वैल्यू डाल दी, माइनस वर्क फंक्शन दिया है, घटा घुटू के निकालेंगे, ये आप
जूल में है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड भी करेंगे तो आ जाएगा 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बाहर। स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो काइनेटिक यानी जितनी एनर्जी से निकल रहा है उसको रोकना है पूरा सभी इलेक्ट्रॉन को, तो इस वैल्यू को यानी E k इक्वल टू ई वी नॉट। तो वी नॉट क्या हो गया? E k अपॉन इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज, तो वैल्यू हो गई 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ई यानी 0.34 वोल्ट। समझ गए आप? मैक्सिमम स्पीड, तो हाफ mv² मैक्स इज इक्वल टू ई के, यहां वैल्यू वी मैक्स निकाल लो और ये वैल्यू कैलकुलेट की तो ये आंसर आ गया आपको वी मैक्स। कुछ भी सरल, सब कुछ सरल है, कोई भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं। अब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट फोटोन में पूरी बात आपको समझा रहा हूं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, एक वीडियो बहुत बाहुबली स्टाइल है। अब फोटोन जो कहानी थी उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, उसका बिहेवियर कैसा होता है। फोटोन के बारे में आइंस्टाइन बता गए मतलब बता क्या गए, उन्होंने एक्सप्लेन की थ्योरी। तो फोटोन में खासियत क्या क्या है? तो व्हेन लाइट इंटरैक्ट्स विद मैटर इट बिहेव्स एज इफ इट इज मेड अप ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। जब ये लाइट टकराती है यहां से तो ऐसा बिहेवियर रखती है जैसे वो क्वांटा, छोटे छोटे पैकेट्स हैं एनर्जी के। द फैक्ट दैट ए लाइट क्वांटम हैज डेफिनिट एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम, ये जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे लाइट के, इनके पास एक डेफिनेट एनर्जी होती है और डेफिनेट मोमेंटम होता है। इसलिए हम इसको क्लियरली एसोसिएट कर पाते हैं पार्टिकल नेचर से। दिस पार्टिकल इज कॉल्ड फोटोन। ऐसे पार्टिकल्स की कहानी हम कहते हैं दिस इज फोटोन। क्वांटा मतलब छोटे छोटे पैकेट्स हैं। अब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट द फोटोन, फोटोन में क्या विशेषताएं ये भी फटाफट देख लेते हैं हम लोग। तो सम बेसिक फीचर्स, व्हेन रेडिएशन इंटरैक्ट्स विद मैटर इट बिहेव्स एज इफ इट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन। जब टकराता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मेटल सरफेस से तो ऐसा लगता है कि फोटोन की तरह टकरा रहा है, पार्टिकल की तरह टकरा रहा है। ईच फोटोन, सभी फोटोन में जो एनर्जी होती है वो h न्यू होती है और इसके अंदर जो मोमेंटम, इस पे सवाल आ जाते हैं, मोमेंटम होता है h अपॉन लेमडा। कैसे निकाला? P इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी इज इक्वल टू h अपॉन लेमडा, याद रखिए। ऑल फोटॉन्स ऑफ लाइट ऑफ ए पार्टिकल फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू और वेवलेंथ लेमडा हैज द सेम एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू। यानी ये जो एनर्जी है और उसके आगे जो मोमेंटम लिखा हुआ है, ये एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी पाई जाएगी। इंडिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी, इनका इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं इन फोटॉन्स का। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं और नॉट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये ना सोचिएगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो डिफ्लेक्शन होने लगेगा, लाइट का डिफ्लेक्शन नहीं होता इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। कुछ और पॉइंट, इन ए फोटोन पार्टिकल और फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन्स द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम इज कंजर्व। जब टक्कर होती है यहां पर फोटोन की और इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या कंजर्व रहता है? टोटल एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है। लेकिन नंबर ऑफ फोटोन कंजर्व हो जरूरी नहीं है, बदल जाते हैं। तो हाउएवर द नंबर ऑफ फोटॉन्स मे नॉट बी कंजर्व, यानी जितने फोटोन पड़े हैं वो कंजर्व नहीं रहेंगे। द फोटोन में बी एब्जॉर्ब, हो सकता है ये मेटल सरफेस फोटोन को एब्जॉर्ब कर ले और या नए फोटोन क्रिएट कर दे मेटल सरफेस एनर्जी पाने के बाद। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि क्या चीज कंजर्व नहीं है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ ए गिवन वेवलेंथ इज इंक्रीज्ड, अगर इंटेंसिटी को बढ़ा दिया जाए, देयर इज ए इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन ए गिवन एरिया। यानी इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ फोटोन बढ़ रहे हैं गिवन एरिया पे, बट द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन रिमेन्स द सेम। जैसा मैंने बताया था कि एक फोटोन की जो एनर्जी है उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, संख्या में बढ़ोतरी हुई है जब आपने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाया है। तो ये फोटोन के बारे में कुछ खास बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। कुछ और बातें भी देखिए, बिल्कुल चैप्टर ही खत्म हो जाएगा कि कैसे हम प्लैंक्स कांस्टेंट को निकालते हैं वर्क फंक्शन में। तो ये भी बड़ी सरल सी बात होती है। इस इक्वेशन को हमने पढ़ा था, k max इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच नॉट, एच न्यू नॉट। इसको लिख दीजिए ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस, यही जो वैल्यू लिखी है वर्क फंक्शन वाली डब्ल्यू नॉट लिख सकते हैं। k max को आप स्टॉपिंग पोटेंशियल से कोरिलेट कर लें, वी नॉट इसे डिवाइड मार दे तो ये इक्वेशन आपको देखिए मिल जाएगी। वी नॉट इज इक्वल, ये क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल।
ये H/E होता है कांस्टेंट, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट और इलेक्ट्रॉन पे पाया जाने वाला चार्ज फिक्स नंबर है। न्यू बदलेगा जिस तरह की फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं। वर्क फंक्शन और ई भी कांस्टेंट है। अगर आप में से कुछ को जानकारी है, मैथ्स वालों को पता ही रहता है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y=mx+c। अगर इससे कंपेयर कर दें तो m यानी स्लोप ये वैल्यू मिल जाती है। बाकी बायो वाले जो बच्चे देख रहे हैं वो सीधे सीधे इसको याद कर लीजिएगा, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। तो ये क्या दिखा रहे हैं? दिस इज लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप का मतलब किसके किसके बीच की लीनियर रिलेशनशिप है? फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में, ये कहने का मतलब है। तो ये देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इधर बढ़ाया जा रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इधर बढ़ाया जा रहा है, और इसमें रिलेशनशिप सीधी लाइन है। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब सीधी लाइन मिलेगी। तो सीधी लाइन में अगर इससे हम कंपेयर करें तो उसका स्लोप H/E आता है। और 10th में भी शायद कुछ आपको अंदाजा लगा हो या फिजिक्स में कुछ सीखा हो, बिल्कुल सीखा होगा। तो इसका स्लोप क्या होगा? तो स्लोप होता है tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो आपने क्लास 10th में पढ़ा ही था। तो m = tan थीटा, जिसे स्लोप बोलते हैं, AC/BC, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसी की वैल्यू, क्योंकि m बराबर था h/e के, तो बराबर h/e कर दीजिए। अब यहां पर अगर आपको वैल्यू h की निकालनी है तो AC पता, BC पता ग्राफ से एक्सपेरिमेंट जब करेंगे, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता तो h निकल आया, ये पता ये पता ये पता तो h निकल आया। तो इस तरह से आप h को कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। बड़ी अच्छी बात। अब इस ग्राफ को पीछे आप बढ़ा दीजिए, ये कहीं स्टॉपिंग पोटेंशियल पे जाके कट करेगा, तो यहां कट करेगा। इसी से आप कंपेयर कीजिए, दिस इज C, ये पार्ट C होता है। अब C आप निकाल लीजिए ग्राफ से कि C कितना है, और C को बराबर कर दीजिए -W0E से। तो W0E को जब बराबर करोगे, E माइनस को छोड़ दो आप, ये बराबर करोगे इस C के, तो ये W0 कितना निकल आया? E/C। बस वर्क फंक्शन भी आपने कैलकुलेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और C दिस इज द y इंटरसेप्ट। ये कितनी डिस्टेंस, कितनी दूरी y इंटरसेप्ट, तो वर्क फंक्शन भी निकाल लिया। इस तरह ग्राफ से आप निकाल लेते। बहुत सरल होता है, थोड़ा सा प्यार से समझो तो आपको मजा ना आए फिजिक्स में हो ही नहीं सकता। बस होता क्या है कि कभी कभी आप प्यार से नहीं समझते हैं, और कभी कभी हो सकता है प्यार से समझाने वाला ना मिला हो, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, अब ये डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन की बात जो थी, लाइट हैज डुअल नेचर, इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज ए वेव इन डिफ्रैक्शन। देखिए भाई, बातों का ये सारांश है कि ये डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन कोर्स में नहीं है, फिर भी ये वेव नेचर थे। और आपने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस पे बेस्ड है? हमारा पार्टिकल नेचर पर। तो जो रेडिएशन का दोनों नेचर हो गया, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्वांटम स्कैटरिंग, यहां पे ये पार्टिकल नेचर आता है, आपसे पूछा भी जाता है। तो पार्टिकल नेचर प्रूफ करने के लिए दो इफेक्ट काफी हैं। अब ये बात तो सिद्ध हो गई कि जो रेडिएशन होता है इसके पास दो नेचर हैं, वेव एंड पार्टिकल। अब अगली चर्चा शुरू हो जाएगी साहब कि जो पार्टिकल है उसके पास क्या वेव नेचर है, डुअल नेचर। पार्टिकल है तो खुद तो पार्टिकल है साहब, मास। क्या वो वेव जनरेट करता है? अगर करता है तो डुअल नेचर है। इसकी चर्चा शुरू हो जाती है। तो आइए समझते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर। ठीक, डिब्रॉय, इसको पढ़ते हैं डिब्रॉय है, और लिखते देखिए स्पेलिंग कुछ अलग लिखी है, ब्रोगली करके। तो डिब्रॉय वेव्स, तो डिब्रॉय वेव्स क्या होती हैं? डिब्रॉय पुट फॉरवर्ड द बोल्ड हाइपोथेसिस दैट मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन शुड डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टीज। इन्होंने बड़ी भयानक क्रांतिकारी घोषणा कर दी, या एक हाइपोथेसिस सामने रख दी कि जो मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, यानी जो पार्टिकल हैं, जब वो मूव करते हैं तो वो वेव जनरेट करते हैं। देखिए इन्होंने कहा एक जो मैटर है जो वो मूव कर रहा होता है तो वेव निकालने लगता है। तो अगर ऐसा सच है, अगर ऐसा हो जावे तो भाई पार्टिकल भी वेव जनरेट करता है, डुअल नेचर है, पार्टिकल खुद है और वेव जनरेट कर रहा है। आइए देखते हैं कितनी सच्चाई है इनकी बात में। हिज रीजनिंग, अच्छा उसकी जो हाइपोथेसिस दी उनका रीजन भी उन्होंने कहा यार कैसे, क्या रीजन है ले लो। तो उन्होंने रीजन बताया, टू फिजिकल क्वांटिटीज विच गवर्न ऑल द फॉर्म ऑफ फिजिकल एनर्जी या फिजिकल यूनिवर्स। उन्होंने कहा इस यूनिवर्स के अंदर दो ही क्वांटिटी हैं जो गवर्न करती हैं, एक तो है साहब मास और दूसरा है एनर्जी।
यानी इस संसार में, संसार क्या बोलो, यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, दो ही तरह का एनर्जी है फॉर्म, या तो मास के फॉर्म में या एनर्जी के फॉर्म में। और आइंस्टाइन साहब की इक्वेशन बताती है E = mc², यानी एनर्जी और मास का आपस में कोरिलेशन है, दोनों का संबंध है। तो जब वेव जो रेडिएशन के फॉर्म में थी, वो जब दे रही है अपने को पार्टिकल नेचर, तो पार्टिकल नेचर एनर्जी यानी वेव फॉर्म क्यों नहीं देगा? उन्होंने कहा क्योंकि नेचर को सिमेट्री पसंद है, नेचर लव सिमेट्री। तो उन्होंने कहा भाई ये होना चाहिए, नेचर लव सिमेट्री, देयरफॉर फ्रॉम सिमेट्री कंसीडरेशंस डी ब्रॉय प्रेडिक्टेड दैट मैटर आल्सो प्रोड्यूस डुअल नेचर। समझ में आई बात? एनर्जी या रेडिएशन जब पार्टिकल नेचर शो कर सकता है, और नेचर को सिमेट्री पसंद है कि ए से बी होता तो बी से होना चाहिए, तो ये जो पार्टिकल है उसको भी वेव नेचर शो करना ही चाहिए। ये उनका बड़ा तगड़ा मानना था, और इस मानने को लेके उन्होंने आगे जो बातें की, द वेव एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल इन मोशन आर कॉल्ड मैटर वेव्स, मैटर और डी ब्रॉय वेव्स, एंड देयर वेवलेंथ इज डी ब्रॉय वेवलेंथ। ध्यान रखिएगा, इस पे सवाल अक्सर आता है, बड़ा पसंदीदा टॉपिक है। ये जो डी ब्रॉय वेव्स होती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती, ध्यान रखना, ये दूसरे तरह की वेव्स हैं, तभी इसको बोलते हैं मैटर वेव्स। मैटर वेव्स या डी ब्रॉय वेव्स, आगे कहीं लिखा है डी ब्रॉय वेव्स, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, या फिर डी ब्रॉय वेव्स। तो इसको ध्यान रखना होगा, ये जो वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, दूसरे तरह की वेव है, लेकिन है। और जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है उसको बोलते हैं डी ब्रॉय वेवलेंथ। बड़ी अच्छी बात। अब डी ब्रॉय वेवलेंथ की इक्वेशन भी दे दी इन्होंने, लैम्डा = h/mc या h/p, ये मोमेंटम है p, ये mc वही मोमेंटम वाला टर्म लिखा हुआ है, या लैम्डा = h/p वही h/mv। इसको याद करके रखिए, डी ब्रॉय की ये वेव इक्वेशन है। आगे चलते हैं बेटा, समझते हैं बात को। अब फ्रॉम डी ब्रॉय वेव इक्वेशन वी फाइंड दैट, डी ब्रॉय की जो वेव इक्वेशन थी उससे कुछ खास बातें पकड़ में आई अपने। क्या पकड़ में आई? लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। भाई ये तो दिख ही रहा है यहां पर कि लैम्डा जो है p के, ये s तो कांस्टेंट है ना, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, ये तो साफ तौर पे जग जाहिर है। दूसरा v = 0, तो लैम्डा इंफिनिटी है, ये देखिए दूसरा कहां गया, यहां पे देखो h और मास भी कांस्टेंट है, तो अगर v की वैल्यू 0 पुट कर दें यहां, तो लैम्डा कितना हो जाएगा? लैम्डा यानी वेवलेंथ बड़ी लंबी हो जाएगी, तो लैम्डा बिकम्स इंफिनिटी। बात पकड़ में आई। तीसरा पॉइंट, टू बी एसोसिएटेड विद ए डी ब्रॉय वेव ए पार्टिकल नीड नॉट हैव ए चार्ज। ध्यान देने वाली बड़ी ही शानदार बात कि आपका डी ब्रॉय वेव पैदा करने के लिए पार्टिकल नेट चार्ज कुछ लेके चले जरूरी नहीं है, चार्ज हो या ना हो उससे मतलब ही नहीं है इसका। तो दैट इज व्हाई डी ब्रॉय वेव्स आर आल्सो नोन एज मैटर वेव्स। यही कारण है कि इसको मैटर वेव्स बोलते हैं। तो चार्ज का होना ना होना कोई माने नहीं रखता, पार्टिकल होना चाहिए बस। अच्छा, डी ब्रॉय वेव कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती है, बिकॉज जो ईएम वेव्स होती हैं वो पैदा ही कैसे होती है? चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेटेड मोशन से। एक चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटेड मोशन करता है तब इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती हैं। यहां तो चार्ज का जिक्र ही नहीं है, चार्ज हो ना हो मतलब ही नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो ही नहीं सकती। ये बात इसके नीचे बताई गई है पॉइंट नंबर 4 में, जो आप बड़े शानदार तरीके से आराम से पकड़ लेते हैं। आगे देखते हैं, डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, कभी कभी छोटे मोटे न्यूमेरिकल आते हैं, लगा दिए जाते हैं। लैम्डा = h/p, p मोमेंटम है, h/√2mk के काइनेटिक एनर्जी, मास है, h/√2mev, ये v हमारा क्या है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, यहां लिखा है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं। v को पकड़ना, वेलोसिटी मत समझ लेना। तो v क्या इसीलिए लिख दिया था यहां कि कई बच्चे वेलोसिटी न समझ लें। तो v हमारा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, और ये वैल्यू बन जाती, सारी वैल्यू रख दो यहां पर, v छोड़ते हुए तो 12.3/√v एंगस्ट्रॉन में वैल्यू लिखी हुई है। तो ये इक्वेशन हमारे काम की है। अभी एक न्यूमेरिकल भी इस पे बेस्ड मैंने लिया है, आपको दिखाऊंगा। यही तो नहीं है, चलो होगा तो देख लेंगे। लिखा है एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 100 वोल्ट का है। व्हाट इज द डी ब्रॉय वेवलेंथ? डी ब्रॉय की वेवलेंथ निकालनी है।
टू विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ करस्पॉन्ड्स। इन्होंने पूछा ये जो वेवलेंथ आएगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें किससे आसपास है नहीं, किसके आसपास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थोड़ी होती है ये। तो कुछ भी नहीं किया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी या इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 फॉर्मूला दिखाया था, सारी वैल्यूज फीड कर दो। सब एच एम ई पता होता है, क्वेश्चन पेपर में दिया भी होता है, अगर ना याद हो तो याद वैसे करके कर लेना। और वी यहां रख दिया जो दिया था, पोटेंशियल 100 वोल्ट कैलकुलेट कर लिया, ये देखिए 1.227 एंगस्ट्रॉम निकल आया। और अगर आप चाहें तो इसकी जगह पहले वाली जो कैलकुलेट करके 12 पॉइंट लिखी थी वैल्यू, इससे ही निकाल के काम बना लीजिए ये। तो 12.3 अपॉन अंडर रूट वी की जगह 100 डाल दो और खत्म करो, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। और वेवलेंथ, अब ये किसके पास की वेवलेंथ है, ये आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में अगर रट रखा है, याद कर रखा है, तो एक्सरे वाले स्पेक्ट्रम से मैच करती है, बात कंप्लीट हो जाती है। आगे चलो भाई, बड़ी सुंदर बात। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखा है, अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय द सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर एक अल्फा पार्टिकल एक प्रोटॉन को लगा दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डिब्रॉय वेवलेंथ। डिब्रॉय वेवलेंथ का रेशियो बताना, इस सवाल में जानी नहीं है, वही सवाल सब घूम फिर के बनाए जाते हैं। लेमडा की इक्वेशन आप जानते हैं, एच अपॉन अंडर रूट 2me लिख दिया है, या इसको एच अपॉन अंडर रूट 2m QV। अब यहां पर लेमडा लिखा एच अपॉन अंडर रूट 2mq, अल्फा के लिए वैल्यू रख दी, ले देखिए आपने। अब यहां पर ये V यहां पर आप देखिएगा क्या है, ये V इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और लेमडा की वैल्यू होगी एच अपॉन अंडर रूट 2mp, ये प्रोटॉन के लिए, दोनों को मार दो डिवाइड। तो यहां पर आपने क्या देखा कि m अल्फा अपॉन mp कितना होता है 4, q अल्फा अपॉन qp होता है 2, अल्फा पार्टिकल 2he4 होता है, ये आपको पता होगा, ये अल्फा पार्टिकल। और प्रोटॉन को तो आप जान ही रहे हैं, तो मास क्या हो जाएगा अल्फा और प्रोटॉन का 4:1, और q अल्फा अपॉन q प्रोटॉन कितना हो जाएगा 2:1। अब यहां लेमडा अल्फा अपॉन लेमडा पी वैल्यू इसके अंदर रख दो, देखो ये वैल्यू यहां पर रख दी आपने, और आंसर आ गया 1/2√2। इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन बड़े आसानी से लगाए जाते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। अब बच्चों आगे की चर्चा करते हैं हम लोग। अब देखिए क्या है कि ये एक्सपेरिमेंट है, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेविडसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन इसका जो कंक्लूजन है वो थोड़ा समझना होगा हमको, वो है भी कोर्स में कि कंक्लूजन क्या है। तो ये एक सेटअप था, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये निकोल क्रिस्टल लिया गया था यहां पर, इसमें इलेक्ट्रॉन की बीमिंग कराई गई, इलेक्ट्रॉन एक बीम की तरह भेजे गए, और यहां एक मूवेबल कलेक्टर था कि इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन कहां मिल रहे हैं, ये कहानी थी। ये डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम है, डिफ्रैक्शन के बाद मिलेंगे, ये देखिए चर्चा की गई है। अब ऐसे करने के बाद इलेक्ट्रॉन टक्कर मारे और कहां कहां कितने गए, किस किस एंगल पर, ये एंगल पकड़ने की कोशिश की गई। तो क्या देखा गया कि 54 डिग्री, अब वोल्टेज भी चेंज किया गया। देखिए ये जो सिस्टम है इसका वोल्टेज भी चेंज किया गया। 44 वोल्ट पे देखा गया एंगल 5 पर, 48 वोल्ट पे देखा गया किसी एंगल पे, फिर 54 वोल्ट पे देखा गया। तो 54 वोल्ट पे 50 डिग्री पर, ये कितनी डिग्री पे मशीन है कलेक्ट करने वाली, 50 डिग्री पे आपका इलेक्ट्रॉन का जो कलेक्शन है वो बहुत तगड़ा मिला आपको। देखिए कितना कर्व तगड़ा मिल रहा है ऊपर, और बाकी में देखिए आप बढ़ाया फिर तो डिस्टॉर्टेड हो गया। तो इस 54 वाले 54 वोल्ट पर और 50 डिग्री पर कुछ खास है जो हमको पीक या बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर करने का मौका दे रहा है। इस बात को समझते हुए इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हम लोगों ने लैम्डा कैलकुलेट किया डिफ्रैक्शन वाले फॉर्मूले से। वो हम लोग नहीं जा रहे कैसे कैलकुलेशन हुआ, डिफ्रैक्शन लगाया कि डिफ्रैक्शन से यहां पर जो पीक अचीव हो रहा था उस पीक में कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमा लेते हुए डिफ्रैक्शन की वैल्यू जो होती है वो लगाई गई, और लैम्डा कैलकुलेट किया जो निकला 1.65 एंगस्ट्रॉम एक्सपेरिमेंटली। ये किसकी वेवलेंथ है, ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है। बात पकड़ पा रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन ही तो भेजे गए थे। अब हमारी जो डिब्रॉय हाइपोथेसिस थी थ्योरेटिकल जो उन्होंने बताया था, उससे हमने कैलकुलेट की कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए 54 वोल्टेज पर।
तो इन्होंने जो फॉर्मूला बताया था लैम्डा, ये बाकी पुराना फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू 12.3 अपॉन रूट वी। रूट वी में 54 डाला, जो 54 पे हमें मैक्सिमा मिल रहा था, और हमने क्या देखा कि ये वैल्यू आ रही है 1.66 एंगस्ट्रॉम, जो काफी नजदीक है इससे, देखिए सेम ही है। तो जो एक्सपेरिमेंटली दिखा और जो डिब्रॉय हाइपोथेसिस में डिब्रॉय ने बोला, वो दोनों बातें एक समान निकली। यानी ये प्रूफ हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है जब वो मूवमेंट करता है तो वो वेव भी जनरेट करता है, यानी मैटर वेव जनरेट करती है। इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल आप लेके चल रहे हो, वो मैटर जनरेट करती है, वो मैटर वेव बनाती है। वेव नेचर है क्योंकि वेवलेंथ मैच करा दी, इसलिए मैटर वेव वाली कहानी दुरुस्त है। बात यहीं खत्म नहीं हुई, उसके बाद कुछ सालों बाद एक हमारे जेपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट किया गया। थॉम्सन साहब ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि इलेक्ट्रॉन से हम डिफ्रैक्शन रिंग्स प्राप्त कर ले रहे हैं एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, यानी इलेक्ट्रॉन हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न शो कर रहा है। तो देखिए समझिए, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या दिखा रहा है, डिफ्रैक्शन, आपने पढ़ा है ना। तो इलेक्ट्रॉन तो है पार्टिकल, और ये बिहेवियर किसका है, वेव का। तो पार्टिकल वेव नेचर शो करने लगा ना, बस हो गया प्रूफ, ये कहानी। तो एक पार्टिकल भी खुद पार्टिकल है, वेव नेचर भी शो करता है। और पहले तो बताइए था जो वेव था वो वेव था ही, साथ में पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा था। कहानी सेट हो गई, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, चैप्टर खत्म। अब देखिए, अब इसी का फायदा उठा के, भाई इंसानी दिमाग तो कमाल का है, उन्होंने कहा कि उसका फायदा उठाओ, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना लिए गए। अब आपको मजा तब आएगा जब ये लेक्चर आप देख लीजिएगा, 5-7 मिनट और बचा है, फिर गूगल पे सर्च कीजिएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई फोटो, मतलब पिक्चर्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप देख के हिल जाएंगे, चौंक जाएंगे। ये माइक्रोस्कोप इतना ज्यादा डिटेल्ड आपको फोटोग्राफ दिखा देगा, यू विल नॉट बिलीव, 100% गारंटेड। कमेंट करके बताना, देखो गूगल पे जाके और कमेंट करके बताओ कि मजा आया कि नहीं आया। अब कहानी क्या है ये समझो, हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इट इज एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डिब्रॉय वेव्स। ये इसका एप्लीकेशन भी चालू कर दिया डिब्रॉय वेव्स का, देखिए कितना शानदार। डिजाइन टू स्टडी वेरी माइन्यूट ऑब्जेक्ट लाइक वायरसेस, माइक्रोब्स। तो इसका एप्लीकेशन भी चालू कर दिया। तो एक बड़ी माइन्यूट ऑब्जेक्ट जैसे वायरसेस होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, या क्रिस्टल के स्ट्रक्चर से सॉलिड्स के, उसको हम देख पाने लगे। सोचिए, आंखों से देख पाने लगे माइक्रोस्कोप की मदद से। और 1930 में पहली बार ये इन्होंने बनाया था। उसके बाद बहुत एडवांसमेंट हो गया, अब तो देखेंगे तो कमाल लगेगा। प्रिंसिपल क्या है, लाइक लाइट रेडिएशंस इलेक्ट्रॉन बीम्स बिहेव एज ए वेव्स। भाई जैसे कि लाइट के रेडिएशंस होते हैं वेव, वैसे ही इलेक्ट्रॉन के पास भी वेव नेचर है, देख लिया, बट विथ मच स्मॉलर वेवलेंथ। अब जो विजिबल लाइट होती है उसका जो वेवलेंथ है वो 4000 से लेके 7-7.5 एंगस्ट्रॉम तक होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो हम घटा सकते हैं। कैसे, देखिए दिखाते हैं। बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इलेक्ट्रॉन बीम्स कैन बी फोकस्ड जस्ट एज ऑर्डिनरी लाइट। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, उसको आप फोकस कर सकते हैं जहां चाहे वहां। तो लेंस पे भी फोकस कर सकते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा के। तो ये बात समझ में आती है। अब बात आती है कि वेवलेंथ की चर्चा, कि वेवलेंथ विजिबल की ज्यादा थी तो इलेक्ट्रॉन वाली कम कैसे करें। तो ये फॉर्मूला देखिए आपने पढ़ा था, लैम्डा इज इक्वल टू 12.3 अपॉन डेल्टा वी। अगर ये वोल्टेज एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल था, इस पोटेंशियल को हम कम करते चले जाएं, तो वी को बढ़ाते चले जाएं, तो लैम्डा कम होता चला जाएगा। तो मैग्नीफाइंग, अब ये समझ रहे हो ना, वी को हम बढ़ाएंगे तो लैम्डा घट जाएगा, तो हम इसको खूब बढ़ा लेते हैं और लैम्डा काफी कम कर लेते हैं। लैम्डा काफी कम करने से फायदा क्या होगा, जो मैग्नीफाइंग ग्लास मैग्नीफाइंग पावर होती है माइक्रोस्कोप की, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज इनवर्सली रिलेटेड विद वेवलेंथ। यानी मैग्निफिकेशन जो होता है वो इनवर्सली रिलेटेड होता है लैम्डा से। अब इलेक्ट्रॉन या मैटर वेव, इलेक्ट्रॉन वाली वेव के लिए वी हमने बढ़ाया तो लैम्डा हमने कम कर लिया। लैम्डा कम कर लिया तो एम को काफी बढ़ा लिया, मैग्निफिकेशन काफी बढ़ जाता है। और कितना बढ़ जाता है, देखिए नॉर्मली जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स रहते थे हमारे, वो बढ़िया, वो 1000 से 1500 गुना बड़ा ऑब्जेक्ट दिखा पाते हैं।
भाई जो चीज आप देख रहे हैं उसको 1000 गुना बड़ा कर देंगे या 1500 गुना बड़ा कर देंगे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये 1,00,000 गुना बड़ा कर देता है। 1,00,000 गुना, आप समझ पा रहे हैं, दिमाग आउट हो जाएगा। तो जो इसकी क्षमता थी 1000 से 1500 जो हमारे पास था पावरफुल माइक्रोस्कोप, उससे कितना 100 गुना ज्यादा। आप समझिए इतनी ज्यादा क्षमता इसकी हो गई क्योंकि लैम्डा को हम घटा पाए। तो इस तरह से ये सब एप्लीकेशन हो जाता है इसका, डी ब्रॉय वेव्स का। ये भी आपकी जानकारी में जान के अच्छा लगा इसलिए मैंने कहा शेयर करूं।